कॉलोनियलिज्म के बाद जो शनाख्त हमसे छीनी गई, शायद आज तब ही वापस लौटाई जा सकती है जब हम अपनी सकाफती शनाख्त को गहरे तौर पर समझने की कोशिश करें। हम डॉक्टर नादरा की आर्किटेक्चर और कल्चर के मुतालिक मानवी राह का शुक्रगुजार हैं। लाहौर साइंस मेला के दूसरे सेशन के इनेकाद के लिए मैं दावत दूंगा लाइबा अहमद और इकरा उमर को, जो आके इसका फॉर्मली आगाज करें। इनका ताल्लुक क्रीसेंट मॉडल स्कूल गर्ल्स कैंपस से है। ये मेरे लिए बाइस मुसरत है कि आज के इस सेशन में मैं मोहतरमा आफिया सलाम का तारुफ पेश कर रही हूँ। आप एक मारूफ माहौलियाती माहिर और सहाफ़ी हैं। आपने जामिया कराची से जोग्राफ़ी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब सहाफ़त में 4 दहाइयों से ज़्यादा तजुर्बे के साथ मोहतरमा आफिया सलाम पाकिस्तान में माहौलियाती कहानी गोई, एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग के शोबे में एक नुमाया नाम रखती हैं। उनके मज़ामीन डॉन, द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसे कौमी अखबारात में शाया हो चुके हैं। जोग्राफ़ी सिर्फ ज़मीन की सतह पर मौजूद खुदा-खाल तक महदूद नहीं, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा गहराई रखती है। आज के इस सेशन लर्न जोग्राफ़ी एज अ साइंस एंड आर्ट में मोहतरमा आफिया हमें ये समझाने की कोशिश करेंगी कि जोग्राफ़ी सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें जमानाती और तख्लीकी पहलू भी शामिल हैं। मैं आफिया सलाम को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ दावत देने का, आप लोगों से बात करने का मौका देने का लाहौर साइंस मेला की टीम को। अच्छा, इन्होंने जो मेरा तारुफ कराया है, तो मैंने यहाँ जो मेरी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे एक सवाल है और वो सवाल मैं थोड़ी देर यहीं पे रखना चाहती हूँ। वो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं? थोड़ा ऊपर करें हाथ, मुझे पता तो चले कितने लोगों को पढ़ना पड़। अच्छा, कितने लोगों ये कौन सी एज ग्रुप है? आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करने के अभी, या आपको ये कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना पड़ता है? कंपलसरी है, ओके। कितने लोगों को बोरियत होती है पढ़ के? खुशी से कौन पढ़ता है? मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट से हमेशा डर लगता था, मैं दिल चाहता था यार टीचर ना आए या कुछ हो जाए। तो ज्योग्राफी के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं? क्या कोई भी हाथ उठा के मुझे जवाब दे कि अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, और अगर बुरा लगता है तो क्यों बुरा लगता है? 2-3 लोगों से मुझे पहले जवाब चाहिए, उसके बाद मैं आगाज़ करूँगी। अरे कुछ तो ख्याल होगा ना उसके बारे में, कौन बताएगा मुझे? कोई टीचर बता दें कि वो उनको कैसे, उनके स्टूडेंट्स की क्या ख्याल है। आप हाथ, ये प्लीज़ यहाँ पे ये हाथ उठाया हुआ इन्होंने, इनको दीजिएगा माइक। चलिए। आई थिंक डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, लाइक टीचर के ऊपर इंटरेस्ट। एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। आई थिंक जो अभी हम बात कर रहे थे आपस में कि ज्योग्राफी, जैसे आपने कहा था आप बहुत घबराती थी उस सब्जेक्ट से और मैं इससे फैसिनेट होती थी, तो मेरे ख्याल में वो टीचर्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा हाथ होता है टीचर्स का, कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। लेकिन वही बात है, मुझ में शौक़ था उसका। मेरे साथ जो जिनको कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना पड़ा, सबको नहीं इतना शौक़ था। बहुत सी बातें जो डॉक्टर साहिबा ने अपने सेशन में की, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपके अंदर अगर तजस्सुस होगा तो तब आप कहीं आगे जाएंगे। अगर आप एक रूटीन के अंदर, कभी उठना है, सुबह स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, वापस आना है, और उसमें जो इससे पहले एक साहब ने कहा था ना कि हमें तो इस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया, हमें तो हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाई ही नहीं गई कि हमें उसके अंदर कोई तजस्सुस हो। हमने ये जिस तरह से इन्होंने मॉन्यूमेंट्स सिखाए थे, उसके अंदर जो कुछ इन्होंने नक्शो निगार के मायने बताए, वो कभी हमने सोचे नहीं। तो ये जो सोच विचार की हमारे यहाँ कमी आ गई है, एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम है। किसी ने पुराने वक्तों के लोगों की एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था, वो हमसे बहुत आगे थे। वहाँ पे वो वाटर टाइट बाउंड्रीज़ नहीं होती थी कि कोई अगर साइंसदान है तो वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता, मुसव्विर नहीं हो सकता।
आपकी जो दुनिया के, हम उनको अब पॉलीमैथ का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जितने भी आपके काबिल लोग थे पहले के, वो सिर्फ एक शोबे तक अपने आप को महदूद नहीं रखते थे, क्योंकि नॉलेज महदूद नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, तो इस वजह से हम ना सवाल भी नहीं करते, हम सवाल सोचते भी नहीं हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सवाल किया है कि ये है क्या जोग्राफिया। तो कुछ मैंने आपकी भी आसानी के लिए, कुछ अपनी वक्त की कमी और सुस्ती की वजह से मैंने सिंपल गूगल से या विकीपीडिया से डेफिनेशन सिर्फ उठाई हैं पहले, अपनी प्रेजेंटेशन में आगे जाने से पहले। और ये सवाल के अक्सर जो, अच्छा, और ये मेरे लिए सवाल इसलिए था कि मेरा जो एक करियर का शिफ्ट आया, वो भी इसी सवाल का जवाब ना होने की वजह से आया। मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़ी और सारे वो सब्जेक्ट्स मैंने, कोस्टल मोर्फोलॉजी पढ़ी, जियोमोर्फोलॉजी पढ़ी, इस तरह के तमाम, मेट्रोलॉजी पढ़ी, लैंडस्केप लैंड यूज़ प्लानिंग पढ़ी, ये सब पढ़ा। और मेरे साथ के कई जो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कराची यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं पता यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी का क्या है, ये दो इस तरह के डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पे आपके साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी आते थे और आर्ट्स के भी आए थे। अच्छा, अब मुझे ज्योग्राफी शुरू से पसंद थी, स्कूल से पसंद थी, और स्कूल में मैं बहुत खुश होने के व उसके बावजूद कि मेरा वो फेवरेट स्कूल था, मैंने वो स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उसके कॉलेज में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं था, और मैं एक दूसरे कॉलेज में ही गई सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से। आई वॉज मिजरेबल, मुझे वो पसंद नहीं था कॉलेज, मेरी सारी दोस्तें वहीं पे थी, लेकिन इस वजह से। और जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तो पता चला कि साइंस और आर्ट्स है। तो जब मैं मास्टर्स के लेवल पे मैं इसमें आगे जाना चाह रही थी, तो वो सब्जेक्ट जो था, जो मैं लेना चाह रही थी स्पेशलाइजेशन के लिए, उसमें सिर्फ आपके एमएससी वालों को लिया जा सकता था। तो मेरा तो बैकग्राउंड एमए का था, तो मुझे वो दाखला ही नहीं मिला। तो ये, चूँकि इस चीज़ का फ़ैसला हम नहीं कर पाए थे कि ये क्या है, और अगर कोई आर्ट के बैकग्राउंड से आके आगे इसमें बढ़ना चाहता है, क्या उसको इजाज़त दी जाए या नहीं। तो हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इंटरडिसिप्लिनरी मिक्सिंग हो, जिसमें आपको इजाज़त हो कि आपकी मर्ज़ी बायोलॉजी पढ़ें, लेकिन आपको शौक़ है, आपने आर्ट पढ़ना है तो आर्ट भी पढ़ने दें। हमारे इस तरह नहीं होता। तो इसलिए ये सवाल मैंने यहाँ पे रखा है कि असल में ये है क्या। मैंने रिव्यू भी किया है कोर्स, आई थिंक 6ठी जमात का मुझे दिया गया था कोर्स, तो उसमें भी जोग्राफिया को बहुत महदूद तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें आपको वेदर साइकिल पढ़ा देंगे, ये दरिया क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, समंदर क्या होता है, वो पढ़ा दे देंगे। इंसानों का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है वो नहीं पढ़ाया जाता, वो उनके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, इसके बारे में भी सोचने पे आपको मजबूर नहीं किया जाता। तो हर जगह सोच के ऊपर कुछ आपके जो है ना कि जी ये कोर्स इतने, ये ख़त्म होना चाहिए, इतने वक्त में ये ख़त्म होना चाहिए, फ़लाँ वक्त में एग्ज़ाम है, आपने ये करना है, और उसके बियॉन्ड आपको कुछ और नहीं बताया जाता स्कूलों में। अभी तक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रीत है। अच्छा, अब ये तमहीद के बाद में कि ये तो इब्तदाइया है, और बहुत शुक्रिया सोसाइटी का जिन्होंने मौका दिया यहाँ आने का। देखिए, ये एक मैंने कोट यहाँ पे कॉपी किया है, अब इसीलिए मैंने यहाँ पे उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में लिख दिया है कि जिसमें जिसको वो ज़्यादा रेजोनेट करे। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि आप साइंस और आर्ट को जब अलग अलग रखते हैं तो आपकी शख्सियत मुकम्मल नहीं होती। आपकी जो एक नॉलेज की जुस्तजू है, ज़्यादा ज़ोर से बोल रही मैं उसमें वो आपको तमाम चीज़ें, उस तमाम वो जवाबात नहीं मिलते अगर आप वो बाउंड्री ना हटाएं। तो वो बाउंड्रीज़ हटाना जो है वो बहुत अहम है, ताकि कई ऐसी चीज़ें जो आपकी सोच वहाँ नहीं पहुँचती, क्योंकि आप सिर्फ उस एक दायरे के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो पहले हम साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे अगर देखते हैं ज्योग्राफिया को, तो साइंस पहले देखें किस चीज़ को कहा जाता है।
तो सिंपल सी चीज़ है कि जिस चीज़ को आप बाकायदा उसको टेस्ट कर सकें किसी थ्योरी के सामने और उससे कोई नतीजा अख्ज़ कर सकें, वो साइंस कहलाती है। अब ये किसी किस्म की भी साइंस हो सकती है, कोई भी एक मफरूज़ा आप लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो टेस्ट होके आपको क्या नतीजा दे रहा है, वो साइंस होती है। कई लोग कहते हैं कि जी बस साइंटिफिकली प्रूव हो गई चीज़, लेकिन कोई भी चीज़ मुकम्मल या हतमी नहीं होती, क्योंकि साइंस में भी तरक्की हो रही होती है। कितनी पुरानी थियोरीज़ जो हैं वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं, आपकी नई तहकीकात ने आपको कुछ और चीज़ें बताई हैं, तो कतईयत नहीं आती है किसी भी चीज़ में। अब ज्योग्राफी में ये सब कुछ है, ठीक है, कोई एक चीज़ ज्योग्राफी में नहीं है। जियो आपकी कुर्रे अर्ज़ है, और ग्राफिक का मतलब है कोई चीज़ उसको डिस्क्राइब करना। जैसे हम कहते हैं ना, ग्राफिक आर्टिस्ट क्या करता है, वो किसी चीज़ को आपके सामने पेश करते हैं। तो ज्योग्राफी ये दो अल्फाज मिल के बना है जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और जो अफसोस जिस बात पे मैं कर रही थी कि ये तमाम चीज़ें आपको एक जगह नहीं, जैसे साइंस की तरफ से जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेते हैं वो इनमें से आधी चीज़ें नहीं पढ़ते, और जो आर्ट्स की तरफ से लेते हैं वो दूसरी आधी चीज़ें नहीं पढ़ते, तो मुकम्मल जोग्राफिया का उनको भी पता नहीं होता। अच्छा, अब आर्ट क्या है? आर्ट तो आपके कुछ एहसासात से भी उसका ताल्लुक़ है, उसकी हर चीज़ को आप छू भी नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं ना, टेंजिबल भी होती है, इनटेंजिबल भी होती है, आपके इमोशंस को भी अपील करती है, आपकी जो आपकी बसरी एक सलाहियत है देखने की, उसके ज़रिए भी आपके इमोशंस को वो टच करती है। तो आर्ट के बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अच्छा, अब ज्योग्राफी की कई फील्ड्स हैं, जैसे मैंने इसका अभी भी जिक्र किया था कि इसमें जनरली जो साइंस के लोग हैं वो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी वगैरह को समझते हैं कि ये हमारी शोबा है, और जो आर्ट्स की तरफ से लोग आते हैं वो फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लैंड यूज़ में दोनों आ जाते हैं, अर्बन प्लानिंग में भी दोनों तरफ के लोग आ जाते हैं। सो मिक्स होता है इस तरह से। अब आर्ट की, जैसे मैंने कहा कि बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन इसको तीन उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि सिर्फ तीन कैटेगरीज़ के अंदर लेकर आऊँ। कि विजुअल आर्ट है, बहुत क्लियर है कि आप पेंटिंग्स देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, फ़ोटोग्राफी भी हो जाती है उसके अंदर, मुजस्मा साजी भी होती है उसमें, ये आपके विजुअल आर्ट में आ जाती हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में आपके थिएटर है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, डांस है, ये तमाम चीज़ें उसमें हैं। और अदबी में शायरी और नसर, जिसमें स्टोरी टेलिंग भी आ सकती है, आपकी फ़िक्शन भी हो सकती है, और जैसे आपकी कहानियाँ हैं, पुरानी किस्से कहानियाँ हैं, वो सब भी उसका हिस्सा होते हैं। और इनके सब के बहुत से सब सेक्शंस हैं। ओके, ये कुछ ज्योग्राफी की टर्म्स हैं जो मैंने बताया कि लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, जो मैंने कोर्स की किताबें देखी हैं 6ठी जमात तक, तो मोरलेस ये चीज़ें उनको बताई जाती हैं। अच्छा, ये एक वजह है, यहाँ पे ये वीडियो है, इसको प्ले करेंगे। अब मैंने जो आपको आर्ट की मुख्तलिफ मिसालें दी हैं ना, अब आप देखिए कि इसमें अगर आपके अंदर तजस्सुस है, इनकी तस्वीर मजबूरी है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती नहीं है, वरना मैं सिर्फ इसमें जो गाना मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो दिखाती कि उसका ज्योग्राफी के साथ किस तरह से ताल्लुक़ बनता है, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की तजस्सुस हो। प्लीज़ प्ले कर सकते हैं। 2022 में जब फ्लड्स आए थे तो ये काकड़ साहब जो थे वो पाकिस्तान के अबूरी वो प्राइम मिनिस्टर थे। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। पंजाब और बलूचिस्तान के बीच में एक राब्ते का पुल, एक ही पुल है, और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सैलाब आए थे। बलूचिस्तान क्योंकि वो नदी नालों के, दरिया का सैलाब नहीं था, तो वहाँ एक पुल है जिसको पिंजरा पुल कहते हैं। अब इसमें एक बहुत सिंपल सा आदमी है, लोकल सिंगर है, फोक सिंगर है, उसने वो पिंजरा पुल के टूटने से जो लोगों को इस कदर तकलीफ़ थी, वहाँ पे कई कई दिन तक वहाँ खड़े रहे उनके ट्रक, लोग क्रॉस नहीं कर सके, कुछ फैमिलीज़ इधर स्ट्रैंडेड हो गई, कुछ वहाँ हो गई, और वो वाहिद ज़रिया था।
तो जो मैंने कहा ना आर्ट, ज्योग्राफी किस तरह से समझ आई भाई, ये गाना सुना मुझे तजस्सुस हुआ कि किस जगह की बात कर रहा है ये। वजीर आजम काकड़ साहिब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहिब पिंजरा पुल बनाओ। बलोचिस्तान धरती से अपना फर्ज निभाओ, बलोचिस्तान धरती से अपना फर्ज निभाओ। वजीर आजम काकड़ साहिब पिंजरा पुल बनाओ, वजीर आजम काकड़ साहिब पिंजरा पुल बनाओ। जीवे जीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, एक आम सिंगर है, उसने ये गाना बनाया, वो वायरल हुआ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। उसने देखे क्या क्या इमोशनल हुक उसने लगाए कि आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान से अपना हक निभाओ, कि बलूचिस्तान की, ये आप अगर गूगल करेंगे आप इसको सुने, इसमें इतने बहुत से मैसेजेस उसने डाले हैं। और ही इज़ जस्ट नॉर्मल फोक सिंगर, बहुत ज़्यादा वो नोन भी नहीं था। इसने आर्ट का इस्तेमाल किया, मुझे तजस्सुस हुआ कि ये किस जगह की बात कर रहा है। फिर मैंने वो गूगल किया, मैंने वो देखा कि वो उस पुल की क्या अहमियत है उनके लोगों के लिए। तो मुझे वहाँ की क्या पता चली, वहाँ का जोग्राफिया पता चला कि इतना दुश्वार गुजार इलाका है और राब्ते का जब सिर्फ एक पुल है और सिर्फ एक पुल के टूटने से किस कदर ज़्यादा वहाँ पे मसाइब हैं। तो ये इसने अपनी आवाज़ उठाई और वो पुल आपने देखा पीछे तस्वीर में, इनसेट में जो तस्वीर थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसको वो दे रहे हैं, इसको इनाम भी दे रहे हैं और उन्होंने ऑर्डर उसी वक्त दे दिए थे कि ये पुल दोबारा बनना शुरू हो। तो इसका मतलब है कि वो बाकी भी नहीं चलेंगी वीडियो, सिर्फ दिखा देती हूँ। इधर जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा, हर चीज़ मौजूद है यूट्यूब पे, गूगल पे। अब यहाँ मैंने किसी की तशहीर नहीं करती थी, वहाँ इनकी भी तशहीर हो गई है, तो बेचारे अब चले गए जहाँ गई हैं, इनको तो कोई अब याद भी नहीं करता। बट नेक्स्ट वाला दिखाइए आप ज़रा। ये गाना है मेहमान, ये कोक स्टूडियो सीज़न 15 का आखिरी गाना था। इसमें एक वो डिस्कवर किया था उन्होंने सिंगर तोड़वली, बिल्कुल उसकी जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तान के बहुत ही छोटे से एक इलाके में बोली जाती है। इनके साथ ये बाकी दोनों जो सिंगर्स हैं, इन्होंने टोटली ये इन्वायरमेंट के ऊपर ये गाना बनाया था कि हाँ, इस दुनिया की क्या अहमियत है, इस दुनिया में जो कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं उसकी क्या अहमियत है। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की थी और बहुत सॉफ्ट सॉन्ग है ये, और वो इमोशनल अपील इसमें भी है कि आप दुनिया को, इस कुर्राए अर्ज़ को, इसकी ज्योग्राफी समझें, इसके लोगों को समझें, इसके वसाइल को समझें और उसका ख्याल रखें। नेक्स्ट वन, इसका ये पाकिस्तानी फ़िल्म है जिसने अभी एक अवार्ड जीता है, पहली पाकिस्तानी फ़िल्म जिसने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। सिंध में एक झील है, वो इस इलाके की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है, मंछर उसका नाम है। मंछर के ऊपर, उस कश्तियों के ऊपर ही लोग रहते हैं, वही उनका पूरा जीना मरना वहीं है, उसी पे रहते हैं, उसी पे उनकी शादियां होती हैं, उसी पे वो मरते हैं, सब कुछ उनकी वो कश्तियां हैं। लेकिन जो पोल्यूशन हो रही है उस जगह में, जैसे फ्लड आए थे 2022 में, तो वो पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया था, जिससे वो लोग तो खुश थे कि वो पोल्यूशन निकल गई। लेकिन बहरहाल उनका 5-6 लाख होते थे, अब मुश्किल से 1.5 लाख लोग वहाँ बचे हैं। तो उनके ऊपर क्या गुजरती है उसने, ये जवाद शरीफ है इनकी, अगर आप देखना चाहें, और भी बहुत सी फिल्म, ज़्यादातर ये एनवायरनमेंट के ऊपर बनाते हैं, दुनिया के ऊपर, हमारे ग्लेशियर्स के साथ क्या हो रहा है, उनको अगर आप बुक मार्क कर ले तो उनकी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अब मैं इसको या तो ये करूं कि इनके मैं लिंक्स
आपके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके साथ शेयर कर दूंगी, और जो आपके टीचर्स हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों के, वो चाहें तो किसी फ़ारिग वक्त में अपने बच्चों को वो दिखा सकते हैं। द वेरी एजुकेशनल, कि किस तरीके से ये भी इनकी बहुत तकलीफ़देह किस्म की ज़िंदगी होती है इन लोगों की, लेकिन ये जो हैं ये बलूचिस्तान के कोस्ट पे रहते हैं, और वहाँ पे हिंगोल दरिया है एक, हिंगोल दरिया के में मगरमच्छ होते हैं, जो कि एक हमारे लिए एक थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। उसको बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कैसे वो कम्युनिटीज़ के अंदर अवेयरनेस देते हैं, ये भी अब मैंने एक नाम दे दिया। आप में से अगर किसी को तजस्सुस होगा, आप खुद ढूंढिए कि हिंगोल कहाँ है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, किस किस्म की वहाँ की वो हैबिटेट है कि उसके अंदर मगरमच्छ पल रहे हैं, और क्या होता है वहाँ, कौन से लोग वहाँ रहते हैं। तो आपकी उसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी भी आ गई, आपकी उसके अंदर सोशल ज्योग्राफी भी आ गई, आपके उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ गई। ये तमाम चीज़ें उसका हिस्सा बनती हैं। ये अभी कराची में अभी लगा हुआ है, और अगले 2-3 दिन के लिए ये एग्ज़िबिशन है। अभी जो हालिया सैलाब हुए हैं उसमें 4 आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने पीसेस बनाए थे, लेकिन मैंने वो बाकी 3 को इसलिए नहीं लिया कि इनका डायरेक्टली लिंक है आज की टॉक से। ये कराची कार्टोग्राफी के नाम से ये करती हैं निम्रा, और मैप्स के ज़रिए वो आर्ट के मैसेजेस देती हैं। तो यहाँ ये देखिए आपने, मैप उनके पास पहले से था, इन्होंने उन तमाम इलाकों के ऊपर ये जो छोटे छोटे नोट्स लगाए हुए हैं वो इलाके हैं जो कि फ्लडिंग से मुतासिर हुए, और उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं। उसमें इस हद तक उन्होंने मैपिंग की है उस अर्बन फ्लडिंग की कि ये जो चिट्स हैं इसमें दिखा रही हैं कि यहाँ पे घुटने घुटने पानी था, यहाँ पे चेस्ट तक आ गया, फ़लाँ जगह पे गाड़ी डूब गई, वो फ़लाँ जगह जो है वहाँ से कोई बह गए लोग, घर तबाह हो गए। सो अब आर्ट एंड ज्योग्राफी का मिक्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है। कोई पहचानता है ये क्या है? जी प्लीज़, कौन सी? इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन तो समंदर में भी होती है ना। ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ हमारे यहाँ दरियाए सिंध में पाई जाती है। तो ये बुलन का इसको बुलन कहते हैं, इसका लोकल नाम बुलन है। और ये सारा जो इंडस के बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंडस रिवर का वो इलाका है जिसका मैप है, और उसकी कटिंग उन्होंने इसकी शेप में, बुलन की शेप में की है, क्योंकि ये एक थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है ये भी। तो ये वाला एग्ज़िबिशन जो है ये जुल्फ़िकार भुट्टो की अपनी एक वो है इदारा है, ही इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट, और वो बुलन बचाओ तंजीम है उनकी, जिसके लिए वो लोगों में आगाही देते हैं। ये यहीं लाहौर में उसका सरनेम रह गया, आमना, शी इज़ अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट। ये हमारे साथ एक आर्ट रिट्रीट पे गई थी नारान, और इन्होंने जक्सटपोज किया अपने 2 जो अपने एक्सपोजर्स हैं ना उनको, कि दिखाया है कि इंसान जो है वो पोल्यूशन के साथ उसका क्या हाल हो रहा है, हम क्या हाल कर रहे हैं कुर्राए अर्ज़ का। सो ये एक आर्टिस्ट की नज़र से दुनिया को देख रहे हैं, नॉट एज अ जियोग्राफर, लेकिन इनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है। आर्टिस्ट लोग जो हैं वो उन चीज़ों से आगाह हो रहे हैं जिनसे हम जियोग्राफी की नज़र से आगाह होते हैं। सो ये मैसेज वो और लोगों तक लेके जा रही है जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। सो इसमें जो इतनी मैंने शुरू में तमहीद बांधी थी वो इसलिए थी कि चॉइस आपकी है, आपका आर्ट की तरफ रुझान है तो आप जोग्राफिया को उसके थ्रू देख सकते हैं। मैंने असल में टाइमिंग रखी थी वो तीनों वीडियो प्ले करने की, तो आई एम डन विद व्हाटएवर आई वांटेड टू शो इन द स्लाइड्स, वरना कम से कम वो 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने सोचा था उसमें सवाल होंगे। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये कि तजस्सुस अपने अंदर पहले पैदा करें, किताबों तक रिस्ट्रिक्ट ना रहें, और बहुत ज़रूरी है कि हम जिस वक्त में मौजूद हैं हम उस वक्त
के लिए हम अपने अंदर वो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस ना समझें कि हमसे बेहतर तो कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। ट्रस्ट मी, जिस तरह से इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं और मैं भी उसी नज़र से देखती हूँ। मैं तो मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जो वो पत्थर के एज में काम का इंसान जब थे, मेरी वो थीसिस थी। यकीन नहीं आता कि इंसानी जहन की रसाई कहाँ थी। आप लोगों ने अगर अपने यहाँ कुछ और भी दूसरे मुल्कों के मुतालिक भी पढ़ते होंगे, एहराम मिस्र के मुतालिक पढ़ा होगा। आज हम बना सकते हैं क्या? हमें आते हैं बनाने? इतने बड़े बड़े वो किस तरीके से वो लेके जाते थे, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स कैसे बनती थी। हम तो टेक्नोलॉजी समझते हैं कि इतनी एडवांस हो गई है कि उसके बगैर काम नहीं होता। लेकिन आप अगर, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, टेक ए स्टेप बैक, इसी शहर के अंदर आपका जो कला है वो पिछले कितने 100 साल से खड़ा है। वो किस चीज़ का बना हुआ है? कोई बताएगा मुझे? वो कला, उसमें क्या है, मटेरियल क्या है, उसका बिल्डिंग मटेरियल क्या है? सीमेंट है, सरिया है, कंक्रीट है, किस चीज़ से बना है वो कि वो खड़ा हुआ है पिछले इतने 100 साल से? जी, माइक दे दें। अनाज और दालें वगैरह उनका मिक्सचर था और कुछ दूसरे मटेरियल्स भी थे। मट्टी बेसिक का मटेरियल है, उसके अंदर लाइम का प्लास्टर होता था, उसके अंदर माश की दाल डाली जाती थी। माश की दाल भिगो के ऐंठ जाती है, वो आपके वो जोड़ लेती है, जो हम मोटर कहते हैं ना, उस और इतने 100 साल से वो चीज़ें खड़ी हुई हैं। आप आज बनाइए घर, देखते हैं आपके 50 साल बाद उस घर का क्या हाल होता है। हम नए घर बनाते हैं ना, आए दिन उनके कम से कम 20 साल के बाद आपकी उसके अंदर रिपेयर की ज़रूरत शुरू हो जाती है। ठीक है, उन बिल्डिंग्स में चलें, वो तो कला है। हमारे यहाँ बहुत सी पुरानी हवेलियाँ हैं, हमारे यहाँ महल हैं। पूरा मुल्क हमारा, बल्कि पूरा मुल्क नहीं, ये पूरा खित्ता, पूरा पाकिस्तान और इंडिया में इस तरह के हज़ार ऐसी बिल्डिंग्स हैं। हवादार हैं, रोशन हैं। उनको गर्म तरीन इलाका हमारा किया जाता है भावलपुर। वहाँ के जो महल हैं, उन्होंने संगमरमर के, उसके नीचे से उनके पानी जाता है, जो कि पानी की वजह से फर्श ठंडे रहते थे। आज आप ज़रा संगमरमर के किसी वो टाइल के ऊपर धूप में पाँव तो रख के देखिए कि क्या हाल होता है। तो हम आगे नहीं, हम बहुत सी चीज़ों में पीछे गए हैं। बिल्कुल सही आपका कहना था कि जो मॉडर्निज़्म की तलाश है, मॉडर्निज़्म में आप पिछली चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करते, बेहतर करते हैं। बहुत सी चीज़ें अभी तक वो जो नॉलेज थी उनकी हमसे बेहतर है। हम इस कमरे के अंदर अगर ना एसी चल रहा हो तो कैसे बैठ सकते हैं आप बताइए? कोई कहीं से रोशनी आएगी, किसी कहीं से हवा आएगी, दम घुटेगा। हम जो अपने घर हैं वहाँ पे अब हम पंखे के बगैर नहीं बैठ सकते, क्योंकि पक्के घर हैं। पक्के किस चीज़ से हैं? सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, सरिया, ये दोनों वो मटेरियल हैं जो कि हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, बहुत स्लोली वो हीट को निकालते हैं जब सूरज गुरूब हो जाता है। और ये जो पुराने घर थे, रोशनदान होते थे, वो भी सिंपल, आप सब स्कूल में बेसिक साइंस पढ़ते होंगे भाई, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, वो रोशनदानों से निकल जाती थी। अब हमारे घरों की छतें भी नीची हैं, रोशनदान भी नहीं है, पंखे के बगैर हम बैठ नहीं सकते। चले एसी तो छोड़ दीजिए ना, वो तो थोड़े ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने बिल्डिंग मटेरियल भी वो वाले अपनाए जो कि सर्द मुल्कों के लिए समझ में आते हैं। इस गर्म खित्ते में अब हम शिकायत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट बढ़ रही है। तो उस हीट को मज़ीद बढ़ाने में तो हमारा अपना हाथ है। हम वो बिल्डिंग मटेरियल अपना डिस्कार्ड कर दिया कि जी मॉडर्न नहीं है। क्या मतलब हम कच्चे घर में रहेंगे? क्या मट्टी के घर में रहेंगे? तो मेरा एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ है जिसके जो फाउंडर हैं वो पाकिस्तान में उन चंद लोगों में से हैं जो ट्रेंड है मट्टी की इमारतें बनाने के लिए। फ्रांस के एक आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो 2010 के फ्लड में जब अभी बाकी दूसरी तंजीमें अभी सर्वे कर रही थी कि भाई इतने लोग बेघर हो गए हैं, इनको क्या करें, कैसे इनको दोबारा बसाएं। कोई कहीं पे पत्थर के घर बना के दे रहा था कि जी ये मजबूत होंगे, अब पानी का रेला आएगा तो नहीं उसमें जाएंगे। किसी ने पक्के घर, यही जैसे हमारे होते हैं जी, सीमेंट और उसके ब्लॉक्स के घर।
दो उसमें बिग फेलियर्स। अच्छा, तब तक ये चूँकि कीचड़ ही कीचड़ था हर जगह सैलाब का, उन्होंने लोगों को सिखाया है इसके अंदर भूसी डालो, 5% सीमेंट डालते थे उसमें। उन्होंने वो जो फर्मा बनाया था उससे वो जो ब्रिक बनती है वो आपकी जो सीमेंट की ब्रिक है उससे कहीं ज़्यादा पायदार होती है। मतलब जो लोग यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग का या उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह का बैकग्राउंड रखते हैं, वो आपकी जो 750 PSI कहते हैं, जो उसका जो प्रेशर बेयरिंग होती है आपकी सीमेंट की ईंट, वो 1150 होती है। तो मट्टी के वो उन्होंने ब्रिक्स से घर बनाए हैं। आप कदम रखते हैं अंदर, और मैं टेम्परेचर वो मीटर लेके गई थी, 10 डिग्री विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपका टेम्परेचर नीचे आता है। मैं बाहर जब थी तो मेरा 48 टेम्परेचर था, इमीडिएटली अंदर जाने के साथ वो नीचे गिरना हुआ और 38 हुआ, क्योंकि मट्टी के घर थे, रोशनदान भी बनाए हुए थे। तो हमारे जो पुराने तरीके थे वो हमारे मौसम के मुताबिक थे। ज्योग्राफी आपको ये चीज़ें सिखाती है कि आपके हकायक क्या हैं जिस इलाके के अंदर आप रह रहे हैं। आप जो ठट्टा में घर बना हुआ है वो आप गिलगित में नहीं बना सकते। गिलगित वाला घर ठट्टा में नहीं बनेगा, आपके पंजाब में नहीं बनेगा, चोलिस्तान में नहीं बनेगा। जिन लोगों ने वहाँ पे बड़ी अपनी नेक नियति से पैसे दिए थे फ्लड्स में कि जी ये इनके बेचारों के घर बह जाते हैं, हर दफ़ा इनको पक्के घर बना के दें, तो जब वो पक्के घरों का हम दोबारा उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए गए तो उसके अंदर उन्होंने कुछ पेटियाँ रखी हुई थी। तो हमने कहा तुम, और आगे वही छपड़ा बनाया हुआ था, हम छपड़ा कहते हैं ये जो घास फूस से छत बनाते हैं और आप उसको बांसों के साथ आपने अपने उसको सपोर्ट किया होता है। उसमें कहा कि तुम लोगों को पक्के घर दिए हैं, इसके अंदर कौन रह सकता है, इतनी गर्मी। हम भूल जाते हैं कि हम पक्के घर में रहते हैं पंखे के साथ। सैलाब ज़दगान को आप वहाँ बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, पंखा कहाँ से आना है, वो उसके अंदर कैसे रह सकते हैं। तुमने कहा कि तो पक्का घर कहते हैं आएगी सर्दी तो देखेंगे। अभी तो हम अपनी बकरियाँ बांधी हुई थी उन्होंने उस, क्योंकि उनका एसेट क्या है, माल मवेशी। उसको माल क्यों कहते हैं मवेशियों को हम, क्योंकि वाकई वो एक एसेट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी सिखाती है कि आपने सही जगह पे सही इंटरवेंशन करनी है। इस वक्त अब मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में जो डिज़ास्टर देखा, अभी आपके थोड़ा सा बाहर निकल जाइए शहर से, क्या हुआ है रावी में या बाकी जगहों पे। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा सैलाब यहाँ पे आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि हम भूल गए कि हाइड्रोलॉजी क्या होती है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ जाते अब। मतलब ये बेसिक साइंस है कि पानी ऊपर से नीचे आएगा और अपनी जगह ही में बहेगा। तो दरियाओं का रास्ता जब रोका गया तो वो फैल गया, फिर जाहिर है वो उन इलाकों में फैला जहाँ पे बस्तियाँ थीं और वो नुकसान हुआ। सो ज्योग्राफी जानने के बहुत से तरीके हैं, ज्योग्राफी पढ़ने की बहुत अशद ज़रूरत है। जिस तरीके से, चूँकि जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं सहाफ़त करती हूँ, तो इन फ्लड्स के दौरान जिस तरह से मुझसे सवाल कुछ टेलीविज़न के चैनल्स पे भी किए गए और भी लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं कन्विंस हूँ कि हमारे यहाँ ज्योग्राफी से नाबलद पूरी जनरेशन एक है जो फैसला साज बन चुकी हुई है अब, और जो नई जनरेशन है वो भी उसी रास्ते पे उन्होंने उनको डाला हुआ है कि जो कुदरती हक़ाइक़ हैं वो सिखाए ही नहीं जा रहे, और उसका नुकसान हम पे दर पे उठा रहे हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जी दुनिया हमें हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती। वो एक दफ़ा तवज्जो देगी, 2 मरतबा तवज्जो देगी, उसके बाद कहेगी ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनको क्या ज़रूरत है हमें अपना पैसे, अपने टैक्स पेयर के पैसे दें। और उसकी वो, मैं आप लोगों ने कितने लोग देखते हैं ये जो अभी ख़बरें वगैरह आ रही थी फ्लड्स के दौरान, सवात में जो एक बहुत मशहूर होटल गिरा था, हनीमून होटल उसका नाम है, उसके विजुअल्स देखे थे आप लोगों ने? एनीबडी? बिल्कुल वो जैसे कोई आपका मैच स्टिक का बना हुआ घर होता है उस तरह से वो। क्या आपको पता है कि ये 3 मरतबा हो चुका है? 2010 के फ्लड्स में भी वो वहीं था, इसी तरह बह गया था। आपके 22 में भी बहा था, 25 में भी बहा है। तो अगर मैं वो दुनिया हूँ जिसके पास वो पैसे हैं जो हम मांगते हैं जाके फिर कि हमारे यहाँ तबाही आ गई, वो कहेंगे कि भाई आई तो नहीं तबाही, आप लाए, क्यों बैठे हुए थे वहाँ पे, क्यों दरिया के पेट में आपने घर बनाया हुआ था। सो ज्योग्राफी की अगर समझ होगी तो शायद जो फैसला साज हमारे लोग हैं, इदारे हैं, शायद वो अपना कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि अपनी गवर्नेंस को सही करें, ऐसे काम ना होने दें, दरिया के पेट में बस्तियाँ ना बसने दें,
क्योंकि वो दरिया ही का रास्ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 साल, 10 साल, 20, 25 साल भी अगर उसके अंदर पानी नहीं आया, तो अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज, जो कि ज्योग्राफी पढ़ने वालों को ज़्यादा जल्दी समझ आता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, बहुत कम में वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अब ये होता रहेगा। तो क्या हम नुकसान उठाते रहेंगे? क्या हम जोग्राफिया की तरफ तवज्जो नहीं देंगे? क्या हमारे ये आर्टिस्ट इस तरह की आर्ट प्रोड्यूस करते रहेंगे जिसमें वो अपने नुकसान का रोना रोए, जिसमें वो फ्लड को अपनी आर्ट पीसेस बनाएं बजाय इसके कोई बहुत आई प्लीजिंग किस्म की चीज़ें हों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और चीज़ की ज़रूरत है जो मैं यहाँ अर्ज करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ जो स्कूल्स आए हैं उनकी टीचर्स भी साथ में होंगी। बच्चों को कोर्स की किताबों के अलावा किताबें पढ़ाएं। बहुत अच्छा मवाद मिल रहा है, पाकिस्तानी ऑथर्स का बना हुआ, पाकिस्तानी राइटर्स का बना हुआ, हमारे हक़ाइक़ के मुताबिक वो मवाद है। मैं ये नहीं कह रही कि सिंगापुर की किताबें पढ़ाएं या इंग्लैंड की या कहीं और की पढ़ाएं, पाकिस्तानी लोगों की बनाई हुई किताबें पढ़ाएं बच्चों को, जिसमें ये नए हक़ाइक़ हैं, नई चीज़ें जो हैं वो बताएं। जो हिस्ट्री की भी बात की थी, हम बहुत ज़्यादा मायोपिक हिस्ट्री पढ़ते हैं जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। और किसी ने कहा था पाक स्टडीज़ का, यहाँ किसी ने जिक्र किया था, तो वो तो उस पर तो मुझे बहुत से लोग उनको इसी बात की वजह से नापसंद करते हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर परवेज़ हुदबई, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी किताबों को जला दें जो झूठ बच्चों को सिखाती हैं। जनरेशन्स हमारी झूठ पे पलती हैं, और जब आप झूठ पे पलेंगे तो आपको वो झूठ सच लगने लगेगा। तो तजस्सुस अपने अंदर पैदा करें, अपनी किताबों के अलावा पढ़ें, अपनी किताबों के अलावा आप सबके हाथ में मीडिया है, आप सबके हाथ में इंटरनेट है। इंटरनेट लिटरेसी, अभी आप लोग छोटे हैं लेकिन जो बड़े हैं आप में से, इंटरनेट लिटरेसी सीखें। आप ये जांचना सीखें कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि इंटरनेट पे जितना सच है उतना ही उससे कहीं ज़्यादा झूठ भी है। तो एक से ज़्यादा सोर्सेज, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आपको मजबूरी है आपको कि जो कोर्स की किताबें आपने पढ़नी है, ये मैं नहीं कह रही कि उनको ना पढ़ें, लेकिन उनके अलावा भी पढ़ें। इसमें कुछ मैंने किताबों के कवर भी डाले थे। हैव आई मिस दो स्लाइड्स? आई थिंक वो स्लाइड्स ही मिस हो गई हैं। ये मुझे लग रहा है जो बीच में ये जो ब्लैंक आए हैं वहाँ पे और भी चीज़ें मैंने डाली थी, क्योंकि ये रही ये। अच्छा हाँ, आर्ट, ये एक बहुत पॉपुलर प्ले बड़ी मेहनत से बनाया गया था। अब देखिए, मैंने आपको गाने का बता दिया, डॉक्यूमेंट्री का बता दिया, फिल्म का बता दिया। ये स्टेज प्ले है जंगल जिंदाबाद, ये बच्चों के लिए पूरे का पूरा बनाया गया था। वेरी कलरफुल प्रॉप्स, वेरी कैची लाइंस, सिंपल टू अंडरस्टैंड लाइंस, ताकि बच्चों की जो जहनी सतह है उसके मुताबिक हो। ये किताबें, ये सब पाकिस्तानी ऑथर्स की हैं, ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेटेड, ब्यूटिफुली प्रोड्यूस्ड। और एक वक्त में अगर आप जाके कहीं बाहर खाना खाते हैं, उससे कम कीमत की किताबें हैं ये। आई एम डन। हाँ, सो ये आपके पास ये तीनों जो हैं हमारी, ये पाकिस्तानी ऑथर्स एंड इलिस्ट्रेटर्स हैं, तो लिखती भी हैं, साथ ही में उनको इलिस्ट्रेट भी करती हैं, और बहुत क्रिएटिव हैं ये तीनों ख़वातीन। और इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। आप ये लीजिए, पढ़िए, तोहफ़ों में दीजिए एक दूसरे को। किताबें देने का रिवाज ख़त्म हो गया ना तोहफे में, अनफॉर्चुनेटली। बट आई थिंक आई एम डन। जो मैंने बात कहनी थी वो मैं कह चुकी हूँ। सवाल जवाब किसी के, ये ले लें। थैंक यू जी। हाँ, थैंक यू। सवाल है किसी का तो आई एम अवेलेबल। अगर किसी का क्वेश्चन है तो माइक ले सकता है, हैंड हाँ। रेज करें, माइक आप तक आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल हो, अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ है या कोई कमेंट करना चाहता है, यू मोर देन वेलकम। सिर्फ सवाल नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन भी अगर आ रही है तो यू मोर देन वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाथ उठा के बता गेट वाली साइड पे आप, ओके, थैंक यू। इस तरफ। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में जियोग्राफिकली बहुत डाइवर्सिटी है तमाम सूबों में, और जियोग्राफी जो है हमारे रिसोर्सेज वगैरह काफ़ी चीज़ें जो जियोग्राफिकल स्टडी से ही हम उनको एक्सेस वगैरह कर सकते हैं उनकी बुनियाद के अंदर।
तो ये जो शिफ्ट आया है ज्योग्राफी को ना पढ़ने का या इन साइंसेस को ना पढ़ने का, या हम शुरू से नहीं पढ़ रहे, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? मेरे ख्याल में आई मीन ये तल्ख बात लगेगी, लेकिन एक जनरल प्रेफरेंस फॉर डमिंग डाउन, कहते हैं ना क्या, बस कुछ महदूद किस्म की सोच की जनरेशन बढ़े, ना सवाल करे, ना आगे से हमें तंग करे, ये ट्रेंड मैं देखती हूँ और ये बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है। तो इस चीज़ को जो लोग ये डिलिबरेटली जिन्होंने इस तरह का ट्रेंड बनाया है वो तो आपकी मदद नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा था, आपको खुद ही अपने लिए तजस्सुस करना होगा, खुद कोशिश करनी होगी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। नई चीज़ें अनकंफर्टेबल लगेंगी क्योंकि हमारी पूरी कौम को एक कंफर्ट जोन के अंदर डाल दिया है कि ये हमने आपको बता दिया है, आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, बस आप ये रखें, उससे बाहर निकल के देखें। वो आई डोंट नो, यहाँ तो खैर वो फ्लिप बोर्ड नहीं है, वरना एक बहुत अच्छा सा एक ग्राफिक है जिसमें लिखा हुआ है कि योर कंफर्ट जोन, वो इतनी सी जगह बताई हुई है, एंड एवरीथिंग एल्स आउट देयर। तो आप अपने कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे तो वो जो एवरीथिंग एल्स आउट देयर इन द वर्ल्ड है वो आप नहीं सीख पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने के लिए भी तैयार हों, तभी कुछ सीख सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, हाथ यस। अच्छा, इसमें ये है कि हमने इसका इंटेंशनली शायद स्कोप भी ख़त्म कर दिया है। हमने एक वो बना लिया स्टिग्मा, एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग, कि ये शायद उतना कैपेबल नहीं है इंसान, बच्चे या जो मतलब साइंसिस को हमने बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू कर दिया शायद, और जियोग्राफी को हमने एक थोड़ा सा इस पे हमने स्कोप इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग हमने उसको लिमिटेड कर दिया, जिसकी वजह से शायद बच्चे एक्सप्लोर नहीं करते। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, आई एग्री कि इस तरह से है, लेकिन फिर उसमें ये देखिए जो हमने पहले बात की थी, आई हैड वेरी गुड टीचर्स, वो धकेलती थे ना मुझे कि और देखो, वो कोर्स की किताबों तक उन्होंने हमें तब भी नहीं महदूद किया। हम भी आप ही की इसी सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम से मैं तो निकली हूँ, और हमारी टीचर जो है यही चीज़ें हम पढ़ते थे जो हमारे आम जो ज़्यादातर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं वो किताबें बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं मैंने देखा जब मैं पढ़ती थी पिछली सदी में, तो वो भी हमारे यहाँ करिकुलम चेंजेस बहुत कम आते हैं। तो उसके लिए अब जो आप नई एज के बच्चे हैं, देखें हम लोग कैटेगरी में हैं डिजिटल माइग्रेंट्स, आप हैं डिजिटल नेटिव्स, आपके हाथ में दुनिया की मालूमात की रसाई है। हमें तो कई कई घंटे वो लाइब्रेरी में बैठ के वो कई बड़ी मुश्किल से 2-3 किताबें होती थी, उसके उम्मीदवार 10-20 होते थे, वो दौर में हम ढूंढ लेते थे चीज़ें। आपके लिए तो एट टच ऑफ योर फिंगर्स हैं, लेकिन उसके लिए मैं जो अर्ज कर रही हूँ, आप डिजिटल लिटरेसी सीखें, आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी, जहाँ मैंने एक कोट डाला था, आपको क्या पता है कि वो मैंने कोई फेक कोट बना के नहीं डाला? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पहले उठाएं उसको पहले वेरीफाई करें, और कई साइट्स हैं, और सिंपलेस्ट तरीका, हम सहाफ़ियों के लिए तो बाकायदा कुछ प्रोफेशनल किस्म के फैक्ट चेकिंग साइट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई एक भी डालती है ना सर्च बार में, उसके आगे क्वेश्चन मार्क भी अगर डाल देंगी ना उस जुमले के आगे, तो भी आपको वो बता देगा कि ये सही है नहीं। व्हाट्सएप के नहीं आते बहुत सी चीज़ें, रैट्स पॉइजन ऑन योर कैन्स और ये सारी चीज़ें, और इस दिन फलां शुआएँ जो हैं वो पता नहीं क्या कर देंगी वगैरह वगैरह। आप सिर्फ उसी सेंटेंस को उठाएं और उससे आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें, इट विल इमीडिएटली टेक यू टू अ साइट विच लिस्ट डाउन द व्हाट्सएप होक्स ओवर दीज पास्ट 15-20 ईयर्स। तो मेरे उम्र के जो लोग हैं ना, वो जो भेजते हैं जब मुझे फॉरवर्ड, तो मैंने कहा ये जो हमारे सल्तनत व्हाट्सएपिया के फॉरवर्डिया बाशिंदे हैं, ये आधा दिन मेरा पहले ज़ाया हो जाता था उसको सही चीज़ भेजने में। फिर मैंने कहा भाई नहीं, अगर आपको इतना ही वो झूठ की एपिटाइट है तो आई कांट वेस्ट माई टाइम, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मेरी एक दोस्त हैं, वो एडिटर हैं एक रिसाले की, और रिसाला नहीं अखबार की, जहाँ पे वो फैक्ट चेक को हेड करती हैं। कहती है सारा दिन मेरा जो भी हमारे पास खबर आती है उसको फैक्ट चेक करने में लग जाता है, और शाम को आती हूँ घर में तो मेरी अम्मी जो जो चीज़ें मुझे दिखाती हैं जो हमारे फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड होती हैं, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि अब मैं इनकी किस किस चीज़ की उनको बताऊँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो डिजिटल लिटरेसी या फैक्ट चेकिंग आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वरना वही जो हम पहले दूसरी चीज़ों में झूठ पढ़ते चले आए थे, हम उसी झूठ में आगे बढ़ जाएंगे। एनीवन एल्स?
आई थिंक वी आर इन एनी गेस आउट ऑफ टाइम. कहाँ पे? ये आगे प्लीज़ वो करें. आप दोबारा करना है. डजंट मैटर. गुड टू सी समबडी एक्टिव इनफ टू आस्क क्वेश्चंस. आई हैव अ क्वेश्चन कि जब आप ज्योग्राफी को लाइव एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब खुद जगहों पर जाकर, तो अब नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली काफ़ी जगह डेंजरस हो गए हैं खुद जाकर एक्सपीरियंस करने के लिए. देखिए, मैं कराची से आई हूँ, ठीक है. मैं जब जाती हूँ ना मुख्तलिफ जगहों पे फील्ड में, कहते इज़ इट डेंजरस. मैंने कहा आई लिव इन द मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड. अल्लाह का शुक्र है आज उस तरह से नहीं है, लेकिन अब से को 10 साल पहले तक तो कराची वॉज द मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड. तो डेंजर से डर के अगर बैठ गए, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, यू शुड बी केयरफुल. देखें, अभी भी जो लोग गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में और जिनके साथ जो हादसा हुए हैं, वेदर की वार्निंग हमारी बहुत पहले से आई हुई थी, सड़कों की अपडेट आ रही थी. अगर उसके बावजूद हम ये समझेंगे कि जो कुछ होना है वो किसी दूसरे के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा, तो दैट्स नॉट रियली ब्रेवरी, दैट्स फूल हार्डी. इसी तरह से बहुत शदीद गर्मी है. जिस दिन जब आपको पता है कि आप ये हीट इंडेक्स है, डोंट गो आउट. आप तो उस शहर के अंदर हैं जिसके अंदर बाहर खड़े ही नहीं होना चाहिए, सांस नहीं लेनी चाहिए बाहर की हवा की. और येट द स्कूल्स आर ओपन इन द वर्स्ट सीजन. और वो आपके उससे एडहॉक, अच्छा चलो 4 दिन के लिए बंद कर देते हैं, चलो ये वीकेंड की छुट्टियां और आगे तक बढ़ा देते हैं. अगर जिनको ज्योग्राफी की नॉलेज होगी उनको ये पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला. आपको अपनी छुट्टियों के सीज़न को प्लान करने की ज़रूरत है. अक्रॉस पाकिस्तान हमारा मॉनसून सीज़न बदल चुका है, हमारा समर सीज़न बदल चुका है. तो ये एक बड़े लेवल पे प्लानिंग, जो मैंने कहा ना कि हमारे फैसला साजों ही को जब नहीं आती तो वो फिर ऐसे फैसले नहीं करते ना. बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी बात सुनने का. थैंक यू.